अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे हयाम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। एपी को 12 बजते ही शामिर और लड़कियों ने सबको इकट्ठा कर लिया था। नाल जाकर हयाम को भी बुला लाई थी, जो कि अपनी ही सालगिरह भूले बैठी थी। सारा बरामदा गुब्बारों और जगमगाती रोशनियों से रोशन था। सेलिब्रेशन का सारा इंतजाम पिछले बरामदे में किया गया था, क्योंकि वो बंद था, जबकि अगली तरफ का बरामदा खुला हुआ था और मौसम इंतहाई खराब सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। हयाम का तो हैरत से बुरा हाल था। उसे कैसे ना मालूम हुआ कि वो सब ये सोचे बैठे थे, सालगिरह मुबारक। सबसे पहले पाजल ने उसे विश किया था। बारी बारी वो सबसे मिली। जब सबने उसको केक काटने की तरफ तवज्जो दिलाई तो वो थमी। 1 मिनट। हयाम वहां से चली गई। उसका रख हवेली के दूसरी जानिब था, वहीं जहां बाजी बेगम का कमरा था। उनके कमरे के बाहर खड़े वो तजबस का शिकार थी। दरवाजे पर दस्तक देख वो अंदर आई। बाजी बेगम जाग रही थी। तुम यहाँ इस वक्त हयाम? फुप्पो, मेरी सालगिरह है। हयाम ने यूं बताया जैसे कोई राज अफशा कर रही हो। सालगिरह मुबारक हो तुम्हें। खुश रहो, आबाद रहो। वो उसके पास आती उसे दुआएं दे रही थी। नीचे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब मेरी खुशियों में बराबर शरीक हैं, लेकिन आप वहां सब भी मौजूद नहीं तो मेरी खुशी अधूरी सी लग रही है। हयाम मुद्दे पर आई। हयाम, जाओ, चली जाओ। तुम जानती हो कि मैं इस कमरे से नहीं निकलूंगी, और मैं भी बता चुकी हूँ कि आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी। वो भी बस जिद हो गई। हयाम, फुफो, आपने कोई गुनाह नहीं किया था जो खुद को इतने सालों से कैद रखे हुए हैं। जब खुदा अपने बंदों को एक पुकार, एक माफी पर माफ कर देता है, तो फिर आप खुद को माफ क्यों नहीं कर रही? मैं खुदा नहीं हूं ना हयाम, इसीलिए। दोनों की आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। अपनी माँ को जो तकलीफ आप रोज इस कमरे में बंद रहकर देती हैं, उसकी कोई दलील है आपके पास? उसके बाद की माफी मांगने के लिए एक सजा काटने के बाद मजीद कितने साल और कैद रहेंगी? वो सच कह रही थी। हाजरा बेगम अपने रिश्तों को तकलीफ दे रही थी। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती तो नहीं है। वो खुदा के करीब अपनों के नजदीक रहकर भी तो हो सकती थी। उन्होंने इतना तारीक रास्ता क्यों चुना था? वो आपको बाहर देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाजरा बेगम जानती थी कि हयाम बहुत जल्द ये सब करेगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी फासले का वक्त आ जाएगा। पिछले कुछ अरसे से हयाम बात बात पर बाहर निकलने का जिक्र छेड़ दिया करती थी। मैं कैसे? आप एक आम इंसान है पुप्पो, और जिंदगी जीने का हक आपके पास बराबर है। ताई अम्मी को देखे। ताया के बाद उन्होंने खुद को जिंदगी से अलग तो नहीं कर लिया, रंगों से नफरत तो नहीं की। फिर आपको रंगों से इतनी नफरत? हयाम का इशारा उनके सफेद लिबास की जानिब था। उसने उन्हें हमेशा सिर्फ सफेद और स्याह रंग में ही देखा था। यही बात मैं भी कर सकती हूँ हयाम। अब क्या? हयाम लाजवाब हो गई। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी चलें मेरे साथ। हयाम ने बहुत उम्मीद से उनकी जानिब अपने हाथ फैलाए, जिसे कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने थाम लिया था। हयाम इन्हें लिए कमरे में आई। कितने अरसे बाद वो इस कमरे की चारदीवारी से बाहर की दुनिया देख रही थी। एक फिक्र उन्हें अलग खाई जा रही थी कि सब उन्हें बाहर देखेंगे तो रद्द अमल क्या होगा, जबकि दूसरे मंजर पर बरामदे में उस वक्त मौजूद सब हयाम की यूं खैर मौजूदगी उसके अचानक चले जाने से सोचों में गर्क थे। तभी वो वापस आई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। हयाम के साथ कोई और भी था। बाजी बेगम दोनों हाथों से हयाम का हाथ और बाजू थामे खामोश वहां आई थी। सबको तो जैसे सांप सूंघ गया था। परीश और मुशल चेहरा घुमा घुमा कर सबको देख रही थी। आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि सबका चुप लग गई थी? और वो दोनों तो हयाम के साथ मौजूद खातून को जानती तक ना थी। हाजरा सबसे पहले होश में अम्मा बेगम को आया था। वो फौरन आगे बढ़कर अपनी बेटी से लिपट गई। बारी बारी सभी होश में आते गए। उनका यूं बाहर आ जाना सबके लिए हैरानी के साथ साथ खुशी का भी बायस था। चलो हयाम, अब ले आई हो मुझे, तो वो काम भी कर लो जो करने के लिए लाई हो। अम्मा के साथ बैठते हुए हाजरा बेगम ने हयाम को मुखातिब किया। आप आ गई हैं तो अब कट कर लूंगी, ना आती तो? हयाम ने मुस्कुराते हुए बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। केक काटते ही सबसे पहले उसने मृणाल को खिलाया। इस लम्हे मशल बखूबी अंदाजा हो गया था कि अब जो मर्जी हो जाए वो दोनों चाहकर भी पहले जैसी नहीं हो सकती, और शायद उसने इस बात का यकीन भी कर लिया था। मशल के लिए यही काफी था, वह कम अज कम इससे बात तो कर रही थी। मेरे तोहफे? हयाम ने बिल्कुल तकल्लुफ ना किया। वो सब हंस दिए थे। थोड़ा सब्र करो लड़की। शामिनी ने उसे टोका, लेकिन वो भी अपने नाम की एक थी। सबसे पहले उसी के सामने हाथ फैलाए खड़ी हो गई। कितना मान था कि वो उसे खाली हाथ लौटाएगा ही नहीं। अच्छा भाई, ये लो।
शामी ने अपनी जेब में से एक लंबा सा मखमली नीले रंग का बॉक्स निकाल हयाम को पकड़ा दिया। हयाम ने झट से उसे खोला तो वो साकित रह गई। बॉक्स में वही ब्रेसलेट था जो शहर में हयाम और मशल को पसंद आया था। ये कैसा है ये बताओ? शामी ने उसे कुछ भी कहने से बाज रखना चाहा। बहुत खूबसूरत है। हयाम ने फौरन ही वो ब्रेसलेट निकालकर अपनी कलाई के गिर्द घुमाते हुए शामिर के आगे हाथ बढ़ाया। साफ इशारा था कि लॉक बंद करने में मदद की जाए, जो कि उसने खुशी खुशी कर दी। सबने उसे तोहफे दिए। बाकी तमाम तोहफे खोलने के बाद काम वो बाद में टाल गई थी। अभी तो महज वो शामिर के दिए गए गिफ्ट के सहर में ही झगड़ी हुई थी। हयाम इधर आ। अम्मा बेगम के बुलाने पर वो मुस्कुराकर उनके बराबर जा बैठी। अम्मा ने अपने कानों में मौजूद झुमके उतार कर उसे थमा दिए। बहुत जल्द आपका सारा सोने का जेवर मैं लेकर गायब हो जाऊंगी। अपनी कही बात पर हयाम खुद ही हंसी। पहले भी अम्मा उसे बालियां दे चुकी थी और अब ये झुमके। अम्मा वैसे आज तक आपने हमें तो अपना पहना कुछ ना दिया और हयाम तो बड़े लाड लुटाती है आप पर। क्या उसे सब कुछ ऐसे ही दे देंगी? किरण ने शरारत से उन्हें टोका था। जाओ भाई, तुम सब कुड़ियों अपनी अपनी माओ से लो। मैं पहले ही दे चुकी। मेरे पास गिनती की जो 4 चीजें हैं वो मेरी हयाम की हैं। अम्मा के लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ये कहाँ का इंसाफ हुआ वाला? अब शिकायत मनाल की थी। साफ सी बात है कि तुम सबकी दादी लगती है ये, और मेरा मेरा रिश्ता जरा मुख्तलिफ है सबसे। हयाम ने फौरन जवाब दिया। वो कैसे? तुम्हारी तरह हम भी अम्मा कहते हैं इन्हें। किरण तो जैसे मैदान में उतरने को कब से तैयार थी। हाँ कहते होंगे, लेकिन कह देने से ये तुम्हारी अम्मा तो नहीं बन जाएंगी। मैं कह देती हूँ तो ये बन जाती हैं, और ये फूफो को मैं यूं ही फूफो कह देती हूँ। गौर से देखो, बहन है मेरी, अभी भी इतनी जवान है कि कोई देखे तो मुझसे छोटी ही समझेगा। हयाम की बात पर सब हंसी है, जबकि हाजा ने इसे मसनूई खफकी से टोका था। बादल और शामिर जा चुके थे। अब सिर्फ खवातीनें वहां मौजूद थी। वक्त गुजर रहा था और रात ढल रही थी। वो वहां से उठती बाहर खुले बरामदे में आ गई। हवा की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो खिड़की भी ना खड़ी भी ना रह पाई थी। वो वहीं बरामदे में सिमट खोले आसमान तले बैठी थी। किसी काम से फिर के अंदर आते शामिर ने उसे बैठे देखा तो ठटक कर रुका। वो चलता हुआ इससे कुछ फासले पर वहीं बैठ गया। यहाँ क्यों बैठी हो? मौसम नहीं देखा कितना खराब हो रहा है? क्या फर्क पड़ता है शामिर भाई? जब दिल के अंदर का मौसम खराब हो तो बाहर का मौसम जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए हयाम, फिर ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। फैसला तो कब का कर चुकी हूँ, शायद उसी दिन जब पहली मरतबा यहाँ आई थी। शामिर उसके फैसले से अनजान तो ना था। एक गलती का कुफारा कब तक अदा करता रहेगा वो? भाई, गलतियों के कुफारे कहाँ अदा होते हैं? कुफारे तो। हयाम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। गलतियों की सजाएं हुआ करती हैं, और सजा का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सजा तो आखिरी सांस तक भी काटनी पड़ती है, जैसे कि मैं काट रही हूँ। मैं फैसला बदल लूंगी तो मतलब कि सजा से बचना चाहती हूँ तो वो बुरा मान जाएगी। कौन? शमीर हमेशा उसकी बातों पर उलझ पड़ता था। सजा? और कौन? उसे यूं लगेगा किसी ने जोर का तमाचा दे मारा हो। इतनी जालिम नहीं हूं मैं। हयाम ने अपने गिर्द लिपेटी शॉल को कुछ मजीद खींचा। उसके रगों में गर्दिश करता खून जामिद पड़ता जा रहा था। बादल जैसे बरसने को तैयार थे। तुम खुद ही को तो कहती थी हयाम कि तुमने गलती नहीं गुनाह किया था। फिर समझो कि कफारा अदा करना तुम्हारी सजा ठहरा है। कफारा अदा हो गया है, अब तुम आजाद हो। उस गधे ने गलती की थी तो सजा देना तो बनती है। सजा सजा में हाँ कर दो। सारी जिंदगी अपने सामने तड़पाती रहना उसे। शामिर से पुचकार रहा था। तो यूं कहिए ना, आप चाहते हैं सजा भी मैं काटूं और कफारा भी मैं ही अदा करूं। हयाम के आंसू उसकी आंखों से बहने को बेताब थे। शामिर खामोश हो गया था। वो इंसान एक मरतबा मुझे छोड़ चुका है भाई। मेरे हक में खामोश खड़ा तमाशा देखता रहा था। क्या गारंटी है कि अब के मेरा हाथ थाम लेगा, और थाम लेगा तो छोड़ेगा नहीं। मेरे लिए खामोश नहीं रहेगा। मैं उस इंसान के आ जाने से अब सारी जिंदगी डरती रहूंगी। सारी जिंदगी इसी सोच में गुजर जाएगी कि अब आया है तो छोड़कर कब जाएगा। मैं खौफ में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। हयाम का एक आंसू तक ना बहा, लेकिन शामिर ने अपने आंसू रोकने की कोशिश ना की थी। और वह इस अजियत में जिंदगी गुजार देगा कि कब तुम मुझसे पुकारोगी, या फिर पुकारोगे भी क्या नहीं। मैं ये सब कह रहा हूं कि ये मत समझना कि उसके लिए सोच रहा हूं। मेरी सोचा का महब अब तुम हो। सिर्फ तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वो हयाम का सर थपकता वहां से चला गया। उसने अपने आंसुओं को जो रोक रखा था अब सब बह गए।
वो बहुत तकलीफ में थी। शायद कुदरत भी ये बात जान गई थी। तभी तो गरज चमक के साथ बादल बरसने लगे थे। तेज बारिश उसे भिगोए जा रही थी, लेकिन उसे परवाह न थी। वो वहीं खुद में सिमटी बैठी रही। उसके होंठ सफेद पड़ते जा रहे थे, जिसम में जान बाकी ना थी। सर में दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब जब उसके बावजूद इसके जहन में एक मतलब भी ये ख्याल ना आया कि वहां से उठ जाए। हयाम की पलकें बोझल होने लगी, कनूदी तारी हो रही थी। आरस आरस हसन का नाम उसके लबों से सरगोशी की सूरत निकला। उसकी आंखें मुकम्मल बंद हो गई। उसका वजूद एक तरफ को लुढ़क गया। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेच आए, जहां दे आए। दिल वालों को ऊंचा जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। वो अभी फजर अदा करके बैठा था। दिल न जाने क्यों अजीब सा हो जा रहा था, यूं जैसे कोई अपना बहुत तकलीफ में हो। अंदर कमरे में घुटन का एहसास बढ़ता गया तो वो उठकर बालकनी में आ गया। रात में जो तूफानी बारिश बरसी थी, अपने साथ धूल मिट्टी सब बहा ले गई थी। हर सू ताजगी का एहसास था। आसमान पर अभी बादलों का डेरा था। ठंडी हवाओं से सुकून पहुंचा रही थी, लेकिन वो सुकून जिस्म को शादाब तो कर रहा था, लेकिन रूह बेआराम थी। अंदर कमरे में मौजूद आरस का मोबाइल इनकमिंग कॉल से बजने लगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहता था, लेकिन इसीलिए शायद मोबाइल उठाकर वापस बाहर आ गया। सामने स्क्रीन पर बादल का नाम जगमगा रहा था। उसने तो आरस को कभी इस वक्त कॉल ना की थी, तो फिर हेलो आरस। बादल की आवाज में थकान वो साफ महसूस कर सकता था। क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। हयाम हयाम के नाम पर तो जैसे सांसें अटकने लगी। वो ठीक है? आरस का पूरा बदन खदशात के जेर असर था। धड़कनों की रफ्तार 100 गुना मजीद बढ़ गई। नर्वस ब्रेकडाउन। बादल के बताने की देर थी। आरस को यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी ने पूरी कुव्वत से दबोच चलती धड़कनों के तसलसल में खलल डाला हो। मेरी वजह से ये सब। आखिरी मर्तबा शामिर उसके साथ था। वो उसे तेरे लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। खामोशी। आरस, वो तुझसे तेरे रिश्तों से भागकर यहाँ आई थी। तूने जो सब यहाँ भेज कर देने का फैसला किया, बहुत गलत किया। तो उस पर यह जमीन तंग करता गया और तुझे मालूम ही ना हुआ। आरस के आंसू बह रहे थे। वो चाहता तो उसे उस दिन ही रोक लेता जब वो यहाँ से जा रही थी। उसे यहाँ से भेजने का मकसद ही ये था कि हयाम पुरसुकून रहे, लेकिन आरस को क्या मालूम था वो खुद ही उसके लिए ज़हनी दबाव की वजह बन जाएगा। वो ठीक है ना? तो उसे शहर ले आ, हम किसी अच्छे डॉक्टर। आरस, वो ठीक है। उसे शहर लाकर मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता मैं। और शामिर ने तसल्ली दी है, यहाँ वो ठीक है और ठीक लोगों की निगरानी में है, किसी क्लिनिक या। वासल ने एक मरतबा फिर आरस की बात काटी। शामिर ने हवेली में ही डॉक्टर को बुला लिया था। अभी वो होश में नहीं आई, लेकिन जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं उसे देखना चाहता हूँ बादल। कितनी हिम्मत करके उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। सब्र कर। बादल ये कहकर कॉल काट गया। वो वहीं खड़ा बालकनी में दूर खला में घूर रहा था। उसकी हयाम अजियत में थी, तो फिर वो कैसे सुकून से बैठा रहता। उसे अपनी बेचैनी की वजह अब समझ में आ गई थी। एक मरतबा फिर से वजू करके वो जयनमाज बिछाकर खड़ा हुआ, लेकिन उस हयाम की जिंदगी के लिए नफल अदा करने थे। उसे अपने अल्लाह पाक से अपनी पहले वाली हयाम वापस मांगनी थी। वही हयाम जो उसे बचपने से भरपूर लगती थी। वो वैसे ही अच्छी थी, हंसती खेलती, मोहब्बतें बांटने वाली। अब की हयाम बेरंग थी। वो हंसती थी तो जबरन मुस्कुराती थी। उसके कहके तो कहीं मानित पड़ चुके थे। आखिरी मतलब जब आरस ने उसे देखा तो वो पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। रंगत भी पहले से कमला कर रह गई थी। आंखें तो यूं थी जैसे बरसों बरस कर अपनी चमक खो चुकी हों। नफल अदा करके आरस ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसके हाथ कप कपा रहे थे, आंसू चेहरा भिगोने में मगन थे। अल्लाह पाक उसे ठीक कर दे। वो ठीक रहेगी तो मैं ठीक रहूंगा, फिर चाहे से वो मुझसे दूर रहे। नहीं, उसे ये दुआ तो नहीं मांगनी थी, या शायद यही मांगी ना था। वो अपने गिर जो इतने अरसे से दीवारें खड़ी कर रहा था, उन्हें गिराना नहीं चाहता था, लेकिन दुआ बेईमान हो जाए तो इंसान ना चाहे भी तो सब्र की डोर उसे छोड़ना पड़ती है। अल्लाह, अब कुछ भी कर सकते हैं। उसे मेरा बना दे, हयाम बुखारी को मेरा बना दे, मेरी जिंदगी में उसे शामिल कर दे। वो दिल के हाथों मजबूर होकर पहली मरतबा अपने खुदा से अपनी जिंदगी के लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी इंसान मांग बैठा था। और इस मरतबा वो लाइलम नहीं था। वो जानता था कि वो क्या मांग रहा है। हर सो अंधेरा था, लेकिन बोझल पलकों की बाढ़ होले से उठी तो तेज रोशनी आंखों को चुभने लगी। सर अलग भारी था। आहिस्ता आहिस्ता निगाहें रोशनी की आदी हुई तो हयाम ने आंखें वाकी।
उसे अपना जिस्म अंगारों पर तपता हुआ महसूस हो रहा था। हलक खुश्क था। हयाम ने थूक निकलना चाहा लेकिन ना निकल सकी। हाथ उठाकर सर पर ले जाना चाहा तो दर्द की लहर हाथ से लेकर बाजू तक दौड़ती महसूस हुई। देखा तो उसके पहले से कमजोर हाथ पर ड्रिप लगी थी। हयाम ने एक झटके से वो उतार दी। इस लम्हे मनाल कमरे में दाखिल हुए हयाम को जागते देख वो फौरन से उसके बराबर आ बैठी। तुम ठीक हो? और ये ड्रिप क्यों उतार दी तुमने? वो हयाम के हाथ थामती फिक्रमंदी से उस पर अपनी उंगली फेरने लगी। पानी, पानी चाहिए। ये बात तो सिर्फ हयाम जानती थी कि उसने वो लफ्ज कैसे अदा किए थे। हाँ मैं देती हूँ। मनाल ने साइड टेबल पर बड़े जग से गिलास में पानी उंडेला और हयाम को सहारा देकर थोड़ा ऊपर को किया, इतना कि वो आसानी से घूट घूट पानी पी सके। तुम ठीक हो ना? गिलास वापस रखते वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। शामिर भाई। हयाम को कुछ याद ना आया उसकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन फिर भी पहला नाम उसने शामिर का ही लिया था। मैं बुलाती हूँ सबको, बहुत परेशान है सब तुम्हारे लिए। मनाल उसके माथे पर प्यार करती कमरे से निकल गई। हयाम जहन पर जोर डाले याद करने की कोशिश में हलकान होने लगी कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसका जहन खाली था। इतनी देर में सब एक एक कमरे में दाखिल हुए। नाहिला बेगम हयाम के एक तरफ उसके बराबर में बैठी, उसका माथा चूमती आंसू बहाने लगी। क्या हो गया है तुम्हें हयाम? तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं ठीक हूँ। हयाम आहिस्ता आहिस्ता लफ्जों को जोड़ती बोल रही थी। उसके दूसरी तरफ अम्मा बेगम आकर बैठ गई। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो जा, फिर देखेंगे मैं तेरे साथ क्या करे हूँ। तुझे मजा आवे है ना मुझे बूढ़ी को सताने में? अम्मा के गुस्सा करने पर हयाम हल्के से मुस्कुराई। वो जानती थी कि वो उसके लिए फिक्रमंद थी। शाम में डॉक्टर को बुला लाया था। जब तक डॉक्टर ने उसका एक मरतबा फिर से चेकअप किया वो सब खामोश खड़े देखते रहे। शी इज फाइन। ये ठीक है, हल्की फुल्की ग़िज़ा जैसे कि लिक्विड में कुछ भी हो अच्छा रहेगा। इनके रेस्ट का ख्याल रखिएगा, कुछ दिन की कमजोरी रहेगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए सबको मुतमईन कर शामिर के साथ कमरे से बाहर निकल आई। मिस्टर शामिर, किसी भी किस्म का जहनी तनाव या परेशानी उनके लिए खतरे साबित हो सकती है। कोशिश करें कि उनके सामने कोई ऐसी बात या कोई ऐसा जिक्र या कोई ऐसी चीज ना की जाए जिससे वो बेआराम हो जाए। ऐसी मेंटल कंडीशन में पेशेंट के आराम का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर से वो इन सब सूरत हाल से गुजरे। एक मरतबा के बाद दूसरा नर्वस ब्रेकडाउन इंसान की जान भी ले सकता है। शामिर महज सर हिलाता रह गया। डॉक्टर के जाते ही वो वापस कमरे में आए तो सब अब भी हयाम के इर्द गिर्द मौजूद थे। हयाम का उकताहट समेटे चेहरा वो बखूबी उसकी बेचैनी भांप गया था। चलें हयाम, आपको आराम करने दें, उसे रेस्ट की जरूरत है। कोई उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन मजबूरन उठना पड़ा। मैं हयाम के पास ही रहूंगी, उसे कुछ चाहिए हुआ तो। मनाल ने फौरन रुकने का जवाब ढूंढ लिया था। अम्मा बेगम सर हिलाती वहां से सबको लिए चलती। अब पीछे मनाल के अलावा बाजल और शामिर मौजूद थे। बाजल हयाम के सामने बैठता उसका हाथ थाम बोलने लगा। तुमने आज अपने भाई को डरा दिया था, मालूम है तुम्हें? हयाम ने हाँ में सर हिलाया। सिर्फ भाई को नहीं, भाइयों को। शामिर का टुकड़ा लगाते ही हयाम मुस्कुराई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है गुड़िया। शामिर फौरन फिक्रमंदी से बोला। कुछ नहीं हुआ था, बस तुम बारिश में भीग ली और बुखार हो गया। वो इसे झूठी कहानी सुनाकर हकीकत आश्कार करने से डर गया था। अगर हकीकत जानकर वो फिर से फिक्रमंद हो जाती तो। मैं बारिश में भीग गई थी और मुझे बुखार हो गया। मुझे इसीलिए तो बारिश पसंद ही नहीं है। वो वाकई डिप्रेशन में थी। बाजिल का दिल चाहा कि उसे बताए कि हयाम तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, तुम बारिश की दीवानी हो, बारिश की एक बूंद तुम्हें पागल कर देती है। लेकिन हयाम अब बातें, यादें, पसंद नापसंद सब भूलने लगी थी। उसे खुद से जुड़ी कोई भी बात याद तक ना थी। अगर याद था तो सिर्फ आरज हसन, उसकी पसंद, उसकी नापसंद। तुम आराम करो, कुछ चाहिए तो बता देना। शामिर कहता बादल को लिए वहां से चल दिया। पीछे मनाल और हयाम अकेले रह गई। दरवाजे पर रुककर बादल ने अपना मोबाइल निकाल हयाम की तस्वीर लेकर आरस को भेजी थी। आरस आज ऑफिस नहीं गया था। हयाम की तबीयत का सुनकर उसका दिल कुछ करने को नहीं चाह रहा था। मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन बजते ही उसने नोटिफिकेशन चेक किया। सामने बादल का नाम था। बादल ने कोई तस्वीर भेजी थी। आरस की उंगलियों की रफ्तार एकदम तेज हुई। तस्वीर खोलते ही सामने वो बेड से टेक लगाए लेटने के अंदाज में बैठी थी। चेहरे पर रौनक का नाम तक ना था। आज उसकी सालगिरह थी और वो किस हाल में थी। आरस का भेजा तोहफा न जाने उसे मिला था या नहीं। आरस ने फौरन मुशल को कॉल मिलाई, जो कि पहले ही मरतबा उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। तुम कैसी हो? और अम्मी? वो भी ठीक है भाई। मशल चुप हो गई। क्या हुआ है मशल? भाई हयाम। मैं जानता हूँ। आरस के बताने पर मशल का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। आप आ जाए ना। वो आपसे खफा जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं कि कभी आपसे बात तक ना करे।
तूने उसे वो डायरी तो नहीं दी? नहीं, मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब दे दूंगी। मत देना। वो क्यों? मशल हैरान हुई। मशल, उन सबका कुछ मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं? बस तुम उसे मत देना, बल्कि किसी को भी मत देना। सुन रही हो ना तुम? ऐसा क्या है डायरी में? मशल को तफ्शीश ने आन गिरा। जो भी हो तुम्हारे मतलब का नहीं। उसे मत खोलो और ना किसी को देना। मैं आखिरी मर्तबा तुम समझा रहा हूँ। मुझे शिकायत का मौका मत देना। जी। वो कॉल बंद कर चुका था, लेकिन उसे एक नई परेशानी ने आ घेरा था। उसे वो डायरी किसी को नहीं देना चाहिए थी, किसी को भी नहीं। वो दोनों काफी देर से यूं ही खामोश बैठी थी। मगरिब की अजान हुए काफी देर गुजर चुकी थी। अफ्तार का एहतमाम नीचे बरामदे में ही था, लेकिन हयाम की बदौलत आज वो नीचे नहीं गई थी। वो कब से हयाम को तके जा रही थी, जो बेड से टेक लगाए बैठी थी, निगाहें अपने हाथों पर टिकाए न जाने क्या सोच रही थी। हयाम, तुम ठीक नहीं हो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं कब तक इस हकीकत से भागती रहूंगी? कब तक खुद से ये झूठ बोलती रहूंगी कि मैं ठीक हूँ? लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ मनाल। लेकिन इस तरह इस हालत में सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। हयाम ने चेहरा मोड़ मनाल को देखा। और किसे खबर है कि सारी जिंदगी जी भी सकूंगी या नहीं? कितनी फजूल बातें करती हो तुम। मनाल को उस पर गुस्सा आने लगा। सच ही तो कह रही हूँ हयाम। मैं इस बार में एक लफ्ज मजीद नहीं सुनना चाहती। तुम यूं ही नाराज हो रही हो मनाल। मैं तो बस इतना कह रही थी कि। लेकिन हयाम को अपनी बात पूरी करने का मौका ही तक न मिला। मनाल गुस्से से वहां उठकर चली गई। हयाम फिर अकेली रह गई। वो उदास मुस्कुराहट मुस्कुराने लगी। वो दोबारा लेटने लगी थी जब मुस्तफा साहब कमरे में दाखिल हुए। इन्हें देखकर वो पूरे दिल से मुस्कुराने लगी। आइए ना बाबा, आज आपकी अपनी बेटी की याद कैसे आ गई? वो भी मुस्कुराते हुए इसके साथ जा बैठे। हयाम ने आगे होकर उनके लिए जगह बनाई थी। तुमने मेरी जान निकाल दी थी। सच बताऊं तो मेरी भी जान निकल रही है बाबा। जब जब सोचती हूँ हालतें गैर होने लगती है। क्या होता अगर मैं। खबरदार, जो कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकाली तो। मुस्तफा साहब की आंखों में आंसू चमकने लगे। अभी मेरी बेटी को बहुत जीना है, बहुत ज्यादा। मैं जीना चाहती हूँ बाबा। आज इतने से बाद मुझे जीने की ख्वाहिश होने लगी है, लेकिन यूं लगता है जैसे सांसें टूटने के करीब हैं। हयाम, मुस्तफा साहब ने उसे टोका। नहीं बाबा, मुझे बोलने दे, वरना ये सब बातें मेरे अंदर रह जाएंगी। जब जब सोचती हूँ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो साथ ये ख्याल भी आता है कि मैं आपको और अम्मा को मजीद आंख भर कर देख ही नहीं सकूंगी। मेरी जिंदगी का 1 साल जाया होने को है। मैंने आप लोगों के बगैर ये अरसा कैसे गुजारा है, आपको तो मालूम भी नहीं। दोनों बाप बेटी आंसू बहाने में मगन थे। हयाम ने अपना सर अपने बाबा के कंधे पर टिका दिया। आपने मुझे खुद से दूर करके अच्छा नहीं किया। मैं आपकी बेटी थी ना बाबा, मुझे तो आपके साथ रहना चाहिए था। तुम जानती हो हयाम, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था, फिर भी ऐसा कह रही हो। मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि जो हुआ गलत हुआ। वो शख्स या कोई भी मेरे लिए इतना जरूरी नहीं था, ना उसे होना चाहिए था कि मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़ता। आपको हक के साथ मेरा हाथ था, मुझे समझाना चाहिए था कि वो मेरा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ आप दोनों थे। ये बात मैं भूली थी, लेकिन पापा आपने ये बात क्यों भुला दी? वो ठीक कह रही थी, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुस्तफा साहब खामोश थे, कहने को कुछ था ही नहीं। मुझे जिंदगी ने क्या दिया और क्या नहीं, मुझे इसका कोई गिला नहीं। मुझे सिर्फ ये शिकायत है कि मेरे पास आप दोनों नहीं थे। याद है आपने मुझे कहा था कि तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत का सवाल ही नहीं किया। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। बाबा, आज आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। देखें, आज मैंने आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल कर लिया है और मुझे जवाब चाहिए। हयाम ने उनका सर कंधे से उठा लिया अपना सर, लेकिन उनका सवाल खामोशी की नजर हो गया। बाबा, मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे मेरे जवाब दे दें। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सोचा था, मैंने उस रोज वो फैसला आरस के लिए भी सोच कर किया था। तुम मेरी बेटी थी, लेकिन ये भी सच है हयाम कि वो मुझे इतना ही अजीज था जितनी कि तुम। और अब भी मैं अपनी एक बेटी की अजियत का सवाल दूसरे से कैसे करता? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दर्द भी देखा था। मुझे लगा कि तुम दोनों को अपनी अपनी अजियत से छुटकारा मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। ना तुम सुकून में रही और ना वो। हयाम आंसू बहाती हंसने लगी। आपने उस शख्स के लिए सोचा था बाबा,
और मैं सोचती रही वो फैसला एक बाबा ने अपनी बेटी के लिए लिया था। हयाम मुस्तफा साहब से अलग हुई, होंठों पर हाथ जमाए बस इसके आरोप कर रही थी। उसका यूं पीछे हो जाना उसके बाप ने शिद्दत से महसूस किया था। हयाम, मैंने तुम्हारे लिए भी सोचा था। मैंने कहा ना। नहीं बाबा, नहीं, आपने मेरे लिए नहीं सोचा था। आप मेरे लिए सोचते तो आपका फैसला मुख्तलिफ होता। आपका फैसला कुछ और होता। वो आवाज बुलंद और होती चली गई। उसके वजूद में अजियत ही अजियत भरी थी। वो मुश्किल से बैठ के किनारे पर जोर डालती उठी। हयाम, बैठी रहो मेरा बच्चा। मुस्तफा साहब ने फौरन से आगे बढ़कर उसके करीब आए, लेकिन वो दूर हो गई। वो जिस्म में जान ना होने के बावजूद भी पूरी कुवत लगाते वहां से भागी। उसका दुपट्टा उसके कमरे में ही रह गया। उसके बाल उसके कमर पर बिखरे पड़े थे। वो भागती हुई बरामदे आई और वहां कोई ना था, लेकिन सामने राहदारी में अम्मा बेगम के कमरे की लाइट ऑन थी। मध्यम आवाज से उसे सुनाई दे रही थी। वो दीवार का सहारा लेते उनके कमरे का दरवाजा खोलती अंदर गई। अम्मा बेगम के साथ वहां हाजा बेगम मौजूद थी। हयाम का यूं अचानक से आना, उनका रोना और उसका बिखरा हुलिया अम्मा का दिल दहला गया था। वो रोते हुए अम्मा की गोद में मुंह छुपाए जमीन पर ढह गई। उसकी सिसकियां कमरे में की चारदीवारी में गूंज रही थी। हयाम, हयाम, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाय मैं मर जावा। अम्मा बेगम बोलते हुए मुसलसल उसे सीधा करने में हलकान होने लगी। हाजरा बेगम उसे चुप करवाने की कोशिश करनी थी। कुछ देर यूं ही आंसू बहाती रही। चेहरा उठाकर अम्मा को देखा, उसकी आंखें सूज गई थी। अपने भांजे को बताइएगा कि मेरा बाप वो था जो मर चुका है। मेरा बाप वो था जो मेरे लिए, मेरे बारे में सोचता था, सिर्फ मेरे बारे में। वो अब भी आंसू बहा रही थी। उठो यहां से। आशा बेगम उसे मुश्किल से उठाती बैठ के दूसरे किनारे लाई। उसे वहीं लटाते उसके पास बैठ गई। बस खामोश हो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। फूफो जी। वो हैम के बालों में हाथ फेरते उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। आप उनसे सबसे कह दें कि यहाँ से चले जाएं। ये मेरा घर है, यहाँ वो सब नहीं रह सकते। सब चले जाएं। यहाँ सबसे कह देना। हाँ मैं कह दूंगी, वो चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। आशा बेगम की आंखों से आंसू बहते हयाम के बालों में जज्ब हो रहे थे। उन्होंने नजर उठाकर अम्मा को देखा जो खला में घूरती हुई उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। बाहर बरामदे में इस वक्त अदालत लगी थी। वकार शाह और इमरान बुखारी के अलावा सब मौजूद थे। हवेली की औरतें मामूल के मुताबिक मुकम्मल पर्दे में थी। सब अम्मा बेगम के बोलने के मुंतजिर थे। किसी ने बोलने में पहला कि न जाने क्या हो गया था। खाला अम्मा। मुस्तफा साहब ने ही बात का आगाज करना चाहा तो अम्मा ने इन्हें टोक दिया। उन दोनों की आंखों ने रोने की चुगली खा रही थी। तेरा मुझसे और मेरा तुझसे अब कोई ताल्लुक ना रहा है, सब खत्म। सब अफराद सांस रोके उन्हें सुन रहे थे। वो सच कहती है, मैं उसकी दादी ना हूं, माँ हूं। और अगर आज मैंने उसे माँ बनकर ना दिखाया तो सारी जिंदगी वो बिन बाप के तो है ही, बिन माँ के भी हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुस्तफा साहब ने उनका हाथ थामना चाहा जो उन्होंने छुड़वा लिया। तुम सब चले जाओ यहां से, वहीं जहां से आए हो। मैं खास तौर पर तेरा मुंह तक न देखना चाहूं। अम्मा गुस्से में थी। पहली मर्तबा वो मुस्तफा साहब से इस लहजे में बात कर रही थी। खाला अम्मा, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है? फाजिल दरमियान में बोल उठा। उसे कहां बर्दाश्त है कि कोई उसके बाप जैसे चाचा से यूं बात करे। ये मेरा फैसला नहीं, ये उसका फैसला है जिसका घर है ये। वो तुम लोगों के वो अपने घर की छत तले बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए चले जाओ। अम्मा बेगम वहां से उठती वापस अंदर चली गई। किसका फैसला है ये? फाजिल ने एक मरतबा फिर सवाल किया। अम्मा बेगम ने मुड़कर उसे देखा। मेरी बेटी का, हयाम का। सवेरा होते ही चले जाना सब, और जाने से पहले उसके सामने कोई ना आवे। वो चली गई हैं। सब खामोश खड़े थे। कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है। सिर्फ मुस्तफा बुखारी जानते। उन्होंने आज अपनी बेटी को खो दिया था। सहरी के वक्त कोई किसी से नजरें मिलाने का रवादार ना था। शायद इसीलिए सब अपने अपने कमरों में ही रहे थे। हवेली पर सुबह बड़ी सोगवार सी उतरी थी। हयाम ने अब भी अम्मा बेगम का कमरे में ही डेरा डाल रखा था। वो वहां अकेली ना थी। उसके साथ मुनाल, किरण और मुनाहिल तीनों मौजूद थी। वो उन लोगों को सच बता चुकी थी। वो सब तभी वहीं खामोश बैठे थे। किसी के पास बोलने को दो हर्फ तक ना थे। उस कमरे में बाहर की दुनिया मुख्तलिफ डगर पर चल रही थी। शहर के बासी वापस शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। फाजिल ने बहुत कोशिश की हयाम से मिलने की, लेकिन अम्मा ने उसे इजाजत ना दी। हयाम के साथ हर लम्हा कोई ना कोई मौजूद रहा था उसकी निगरानी के लिए। अम्मा बेगम उस वक्त बरामदे में अकेली थी जब मशल उसके सामने आ खड़ी हुई। खाला अम्मा, क्या चाहिए तुझे? उन्होंने इसकी जानिब देखा तक ना था। वो वहीं अम्मा के कदमों में बैठ गई। मुझे एक मरतबा उनसे मिलने दे, मेरे पास उसकी एक अमानत है। हाँ होवेगी, और जरूर।
उसे तकलीफ भी देगी। नहीं नहीं खाला अम्मा, मैं वादा करती हूँ उसे तकलीफ नहीं होगी। वो अमानत उसके जख्म पर सुकून की शबनम सजा देगी। मुझे एक मरतबा, बस एक मरतबा उससे मिल लेने दे। मशल की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज बस एक मरतबा जा मिल ले, लेकिन अगर वो रोई तो याद रखी मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मशल इजाजत मिलते ही फौरन वहां से दौड़ती चली गई। उसे जल्दी कुछ करना था और वरना उसे मालूम था कि बहुत देर हो जाएगी। मशल अपने कमरे में आरज की दी हुई डायरी उठाकर बाहर को भागी। सीढ़ियां उतरते ही पहले वो सामने से आते शामिर से टकराई। उसकी आंखों से बहते आंसू शामिर को बेवजह की तकलीफ दे गए थे, या शायद फिर कोई वजह थी, हमेशा से ही थी। तुम ठीक हो? हाँ, मेरे रास्ते से हटे, मुझे जाना है। कहाँ? हयाम के पास। हट जाए ना सामने से। मशल के नीचे में उकताहट थी, लेकिन वो तो उसके आंसुओं पर ही आ रुका था। तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगा हयाम से। मशल ने रुककर उसे बहुत ध्यान से देखा। आप फिक्र न करें, मैं उसे हर्ट करने के लिए नहीं जा रही हूँ, बस बात करनी है। शामिर की आंखों में फिक्र वो महसूस कर गई थी। वो यकीनन वो फिक्र हयाम के लिए ही हो सकती थी। शामिर उसकी बात पर चेहरा झुकाए मुस्कुरा। हाँ। वो हाँ में सर हिलाता उसे रास्ता देने को हटा। मशल फौरन से सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन फिर रुकी मुड़कर शामिर को देखा। वो अब तक मशल को ही तक के जा रहा था। आई एम सॉरी। वो किस लिए? रेलिंग पर झुकते शामिर ने उसे अपनी नजरों के आसार में लिया हुआ था, यूं पहली मर्तबा। हर चीज के लिए? वो जानता था कि मशल शहर में जाने वाली बदतमीजी के लिए बात कर रही है। एंड थैंक यू। और वो किस लिए? हर चीज के लिए। वो शामिर के जवाब का इंतजार किए बगैर वहां से जा चुकी थी। शामिर सर दाबड़ता अपने कमरे की जानिब चला गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। फीडबैक लास्ट में दीजिएगा।